बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्राचार्य के परराष्ट्र संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। वैदेशिक नीति और परराष्ट्र पे शुक्राचार्य ने बहुत अहम विचार व्यक्त किए। सबसे पहले आपने राज्यों का वर्गीकरण किया, जैसा कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में किया गया था। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए शुक्र ने 60 गुणीय नीति और उपाय पर विस्तृत विवेचन किया। 60 गुणीय का मतलब है 6 गुणों वाली नीति। शुक्र के अनुसार 60 गुणीय नीति के 6 लक्षण होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वेदी भाव। इन सब का शुक्र के द्वारा वर्णन किया गया। सबसे पहले देखिए बच्चों, संधि। जिस क्रिया से बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। शुक्र ने राजा को प्रत्येक शत्रु के साथ संधि करने का निर्देश नहीं दिया, वरन इस संबंध में वह उपयुक्त अवसर की बात करते हुए कहते हैं कि बलवान द्वारा आक्रमण किए जाने पर जब कोई प्रतिकार का उपाय न हो तो विपत्ति में राजा यदि हो तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। शुक्र का मत है कि अनार्य राजा से भी संधि कर ली जानी चाहिए, क्योंकि यदि संधि नहीं की गई तो वह कभी न कभी नुकसान जरूर पहुंचाएगा। फिर है बच्चों विग्रह। जिस क्रिया से शत्रु को पीड़ित किया जाए या उसे अपने अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहते हैं। शुक्र ने चेतावनी दी है कि राजा द्वारा विग्रह का मार्ग बिना सोचे विचारे मनमाने तौर पर नहीं अपनाया जाना चाहिए, वरन मंत्रियों से विचार करके ही विग्रह की घोषणा की जानी चाहिए। यदि किसी राजा को अन्य राजा द्वारा पीड़ित किया गया है या पीड़ित किया जाता रहा है तो बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर देश, काल और बल का उचित अनुमान कर राजा के विरुद्ध विग्रह का मार्ग अपनाया जा सकता है। फिर है बच्चों यान। शत्रु के नाश और अपनी विजय के लिए उस पर जो आक्रमण किया जाता है उसे बच्चों यान कहते हैं। जिस शत्रु राजा की सेना और मित्र निर्बल पड़ चुके हो, जो किसी दुर्ग में बंद हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो या भोग विलास में लत हो, जिसके मंत्री और सेना में फूट पड़ी हुई हो, तो उनके विरुद्ध यान की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। शुक्र में यान के भी 5 भेद बताए हैं: विग्रह यान, संज्ञा यान, संभोग यान, प्रसंग यान और उपेक्षा यान। फिर है बच्चों आसन। विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए भी उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को शुक्र ने आसन की संज्ञा दी है। अब आश्रय। जिन मित्रों से रहित होकर दुर्बल राजा भी बलवान हो जाए, ऐसी स्थिति में शक्तिशाली राजा का आश्रय या शरण लेने को आश्रय कहा जाता है। आश्रय शत्रु की तुलना में अधिक बलवान राजा का ही लिया जाना चाहिए। यूँ नहीं कि आप किसी की शरण ले रहे हो और वो आपके बराबर है, आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो, तभी तो शत्रु राज डरेगा कि आप उसकी शरण में हो। फिर है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव का आशय है सेना को विभक्त करके शत्रु और मित्र दोनों स्थानों पर नियुक्त करना। तो ये तो हो गई बेटा 60 गुणीय नीति। अब है उपाय। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के उपाय भी बताए हैं। शुक्र के अनुसार मित्र की मित्रता को बनाए रखने और शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। शुक्र का कथन है, जिस प्रकार से राजा द्वारा सर्प, हाथी और सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार से राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र और शत्रु को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि उपाय से मनुष्य भूमि में रहकर स्वर्ग में पहुंच जाता है। आप देखिए बच्चों, शुक्र ने कौन कौन से 4 उपाय बताएं। सबसे पहला है साम। साम का अर्थ है समझाना। शुक्र ने साम उपाय का उल्लेख मित्र व शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में किया है। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं है। शुक्र ने इन वचनों का प्रयोग मित्र के लिए साम वाक्य माना है। तुम्हें और मुझे परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं रखना चाहिए, बल्कि सहायता भी करनी चाहिए। शुक्र के अनुसार ऐसा कथन शत्रु के लिए साम वाक्य है। दूसरा है बच्चों दाम। कुछ देकर या देने का वचन देकर संतुष्ट करना दान है। इसे भी मित्र और शत्रु के लिए अलग अलग रूपों में अपनाया जाता है। जीवन सहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी है। राज्य के द्वारा मित्र के प्रति इन वचनों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रबल शत्रु को वर्ष में थोड़ा सा कर या छोटा सा कोई ग्राम देकर या योग्यतानुसार कुछ देकर संतुष्ट करना शुक्र ने शत्रु के लिए दान का उदाहरण माना है। फिर है बच्चों भेद। भेद और दंड का प्रयोग समान शत्रु के लिए उचित माना गया है।
भेद के उपाय को भी शत्रु और मित्र के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने का निर्देश है। मित्र के सामने अन्य मित्र के गुणों की प्रशंसा करना। शुक्र ने मित्र के लिए भेद नीति का उदाहरण बताया है। शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बल वाले को प्रबल देना, इन सबको शुक्र ने शत्रु के प्रति भेद नीति अपनाना कहा है। भेद का एक अन्य मार्ग है शत्रु राज्य की प्रजा में भेद उत्पन्न कर उसकी एकता को नष्ट करना। शुक्र के अनुसार शत्रु राज्य के प्रसंग में अपनाने के लिए भेद सर्वोत्तम उपाय है तथा यदि भेद के उपाय को आवश्यक बुद्धिमानता के साथ अपनाया जाए तो फिर दंड को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर है बच्चों दंड। शुक्र ने दंड नीति को भी मित्र और शत्रु के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने का निर्देश दिया है। तुम यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूँगा। इन वचनों का प्रयोग शुक्र के मत में मित्र के लिए दंड वाक्य है। शत्रु के प्रति दंड नीति को अपनाते हुए उसे सभी प्रकार की पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। डाकुओं से शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाना, शत्रु के धन्य धान को क्षीण कर देना, सेना के प्रयोग तथा उग्र नीति को अपनाकर शत्रु को डराना, इस प्रकार के कुछ उपाय है। शुक्र ने इन चारों उपायों को अपनाने का वरीयता क्रम भी निर्धारित किया है जो नितांत व्यवहारिक है। शुक्र ने राजा से मित्र और शत्रु दोनों के लिए सर्वप्रथम साम नीति को अपनाने की अपेक्षा की है। इससे कार्य सिद्ध न होने पे दान नीति का प्रयोग उचित माना है। यदि इससे भी कार्य सिद्ध न हो तो शुक्र निर्देश देते हैं कि भेद नीति को उसके सभी वाक्य रूपों में अपनाया जाए और साम दाम तथा भेद इन सभी उपायों के असफल होने पर ही दंड नीति के प्रयोग किया जाना चाहिए। जब भेद नीति और दंड नीति को अपनाना आवश्यक हो जाए तब शुक्र से नीति की मर्यादाओं को निर्धारित करने के बजाय कार्य सिद्धि पर ही बल देते हैं। नैतिकता के विषय में शुक्र के दृष्टिकोण स्पष्ट है। शुक्र राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता के त्याग को उचित मानते हैं। शुक्र शत्रु के प्रति संपूर्ण युद्ध की नीति के समर्थन करते हैं जिसका आधार धोखा और अत्याचार भी हो सकते हैं। सारांश ये है कि शुक्र साधारणतः राजनीति के ऊपर नैतिकता की सर्वोपरिता को मानते हैं। उन्होंने व्यवहार में दीर्घकाल से चली आ रही अर्थशास्त्र की परंपरा को स्थायी बनाने में सहयोग दिया जिसके अनुसार राजनीति नीतिशास्त्र से पृथक है। शुक्र ने नैतिकता के साधारण सिद्धांतों को नहीं माना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध को भी उचित बताया। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।